हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी मतलब ज़बरदस्त वाली हो रखी होगी, क्योंकि बस अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। कल का दिन है, तो मोस्टली आप रिवीजन ही करो, क्वेश्चंस लगाओ, रिवाइज़ करो चीज़ों को। ठीक है, जो भी कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं, ठीक है, तो उन सबको क्या करो, रिवाइज़ करो इस टाइम पे। और साथ में उनके MCQ या PYQ जो भी हैं वो आप करो। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था EPS फॉर्मेट वाला। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्रेम रेट दैट इज़ यूज्ड फॉर स्मूथ एनिमेशंस। इन्होंने बोला एनिमेशंस के लिए जब हम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अब कितने फ्रेम्स, मतलब क्या वैल्यू होगी। ठीक है, एक मतलब क्या रेट होगी, फ्रेम रेट क्या होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें तो 24 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है। मतलब आप एक सेकेंड में 24 फ्रेम्स को आप यूज़ कर सकते हो एज किसके लिए, एनिमेशंस के लिए। ठीक है, तो एनिमेशन में 24 फ्रेम्स एक सेकेंड में आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, और कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, 24 से अगर आपको क्या करने हैं, कुछ बढ़ाना है या आपकी फ्रेम रेट आपको ज़्यादा करनी है तो आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये 24 फ्रेम्स को आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट इन फ्लैश। देखो, इंसर्ट करने के लिए हम F5 जो शॉर्टकट की उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कोई भी फ्रेम आपको इंसर्ट करना है तो हम F5 शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शिफ्ट प्लस F6 शॉर्टकट की। देखो, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा जो आपकी ये वाली शॉर्टकट की है, इससे हम क्या करते हैं, कोई भी की फ्रेम को डिलीट करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको फ्रेम क्या करना है, डिलीट करना है, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F6 करते हैं। अगर आपको ब्लैंक की फ्रेम को डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका F3 यूज होता है। इंसर्ट अगर आपको करना है तो हमने अभी पढ़ा F5 होता है। और अगर ब्लैंक की इंसर्ट करनी है तो हम आप यहाँ पे F7 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब F7 ब्लैंक की को इंसर्ट करने के लिए, सॉरी ब्लैंक की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए, F5 सिर्फ इंसर्ट करने के लिए की फ्रेम को, ठीक है, और डिलीट करने के लिए की फ्रेम को हम शिफ्ट प्लस F6 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ CPU विद कीबोर्ड एंड मॉनिटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इन्होंने कहा जब हम कीबोर्ड से आपका CPU क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, तो किस टाइप का क्या है ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के देखो आपके 3 मोड्स में वर्क करता है कम्युनिकेशन। ठीक है, फर्स्ट होता है सिंप्लेक्स, एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, देखो सिंप्लेक्स कहता है कि ओनली वन डायरेक्शन में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ओनली वन डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब अगर आपके पास दो एंड हैं, देखो कम्युनिकेशन के लिए दो एंड सिस्टम आपको चाहिए होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन तभी होता है जब दो एंड सिस्टम होते हैं। ठीक है, मतलब दो सिस्टम होते हैं तभी आपका कम्युनिकेशन होता है। तो उन्होंने कहा जब सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकते हो, सेंडर टू रिसीवर जाए या फिर रिसीवर टू सेंडर जाए, मतलब सिर्फ एक ही एंड से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, दूसरा जो है उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वहाँ से कोई भी फीडबैक नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही सिस्टम एक्टिव रहेगा, दूसरा सिर्फ उसको क्या करेगा, वो उसको मतलब एक्सेप्ट करे ना करे, रिसीव करे, क्या भी कुछ भी करे, मतलब उसको वो इग्नोर करे, स्किप करे, मतलब दूसरे से हमें नहीं मतलब है, दूसरे एंड सिस्टम ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया नहीं किया, वो इग्नोर कर रहा है उसको, उससे हमें नहीं मतलब। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक सिस्टम एक्टिव होता है और वही क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंप्लेक्स मोड, मतलब ओनली वन डायरेक्शन में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। जैसे कभी भी आपने देखा होगा जो ये रेडियो वगैरह पे क्या होते हैं, वो होते हैं स्पीच वगैरह होती है, तो क्या होता है, मतलब एक जो है, एक सिस्टम से क्या होता है, इनकम सॉरी इनपुट आ रही होती है। ठीक है, मतलब वहाँ से आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन उसको पब्लिक सुन रही है नहीं सुन रही, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब उसको सुने या कोई ना सुने, बट उसका काम है स्पीच देना, तो वो स्पीच देता है रेडियो वगैरह पे, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब दूसरा सिस्टम जो है एक्टिव नहीं होता, वो उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो आपका होता है सिंप्लेक्स। सेकंड आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कहता है कि दोनों ही सिस्टम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिकेशंस में, बट एक टाइम पे एक ही करेगा। ठीक है, मतलब अगर ये बोल रहा है तो दूसरा उसको सुनेगा। ठीक है, दूसरा अगर
कम्युनिकेट कर रहा है तो फर्स्ट वाला क्या करेगा, उसको वो उस टाइम पे क्या है मैसेज सेंड नहीं कर सकता। मतलब कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही सिस्टम क्या करेगा, डेटा ट्रांसफ़र करेगा। दूसरा सिस्टम सेकेंड टाइम पे, मतलब दोनों करेंगे करेंगे कम्युनिकेशन दोनों ही, बट एक टाइम पे एक ही करेगा। ठीक है, तो जो आपका वॉकी टॉकी होता है वो आपका क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है। थर्ड आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या कहता है कि कम्युनिकेशन होगा, दोनों तरफ से होगा, बोथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बट एक ही टाइम पे होगा, सेम टाइम पे दोनों के दोनों क्या करते हैं, कम्युनिकेट वहाँ पे करते हैं। ठीक है, मतलब बोथ डायरेक्शन में होगा। तो देखो फुल डुप्लेक्स कहता है बोथ डायरेक्शन में होगा, एक ही टाइम पे होगा। फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स कहता है बोथ डायरेक्शन में तो होगा बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन यूज़ होगी। और सिंप्लेक्स कहता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम होगा। ठीक है, कम्युनिकेशंस होगा। तो आप फ़ोन पे बात करते हो तो वो आपका क्या, फुल डुप्लेक्स है। आप भी बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या आपका क्या है, फुल डुप्लेक्स होता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा जब सीपीयू और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशंस होता है तो वहाँ पे आपका सिंप्लेक्स होता है। ठीक है, मतलब आप यूज़र हो, कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कीबोर्ड से डेटा जा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, कीबोर्ड को डेटा दे रहे हो, लेकिन कीबोर्ड कभी भी ये नहीं बताता कि हाँ मुझे मिल गया नहीं मिला। मतलब इस टाइप से कुछ नहीं होता। मतलब जो भी आपका सीपीयू है वो अगर कीबोर्ड से मॉनिटर के साथ जो भी कम्युनिकेशन उनका होता है वो आपका सिंप्लेक्स होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है वहाँ पे आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश डेटा इन डैश फॉर्म। देखो डिजिटल सिग्नल उन्होंने बोला कि किस टाइप का डेटा होता है, जो आपका एनालॉग डेटा होता है उसको आपको किस में करना है, डिजिटल फॉर्म में या फिर इसको डिस्क्रीट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। मतलब आपका जो एनालॉग डेटा जो आप बोल रहे हो, ठीक है, एनालॉग डेटा कौन सा था, जो वेव फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से जो आपका डेटा तो वो आपका एनालॉग होता है। ठीक है, इस डेटा को आपको सिस्टम में क्या करना है, ऐड करना है, सिस्टम में स्टोर करना है, सेव करना है। तो वो कैसे होगा, सिस्टम आपको पता है डिजिटल फॉर्म में काम वर्क करता है। तो मतलब एनालॉग डेटा को किस में रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट क्या होता है, जिसमें आपका डेटा मतलब दो वैल्यू पे वर्क करता है, 0 और 1 पे, उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू दो ही होती है, आपकी 0 होगी या 1 होगी, और वही आपकी डिजिटल फॉर्म होती है। ठीक है, तो एनालॉग डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपका क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सोल्व बाय यूजिंग द डिवाइड कॉन्कर एल्गोरिथम्स। इन्होंने बोला कौन सी प्रॉब्लम जो है डिवाइड कॉन्कर पे बेस्ड नहीं है। देखो मर्ज सॉर्ट हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ चुके हैं। मर्ज सॉर्ट भी किस पे वर्क करती है, डिवाइड कॉन्कर पे करती है। बाइनरी सर्च भी इस पे करती है। लेकिन जीरो वन नैप सेट जो होती है वो आपकी डिवाइड कॉन्कर पे बेस्ड नहीं होती। फोर्थ और देख लेते हैं ऑप्शन। फोर्थ है यहाँ पे क्विक शॉर्ट। ठीक है, तो देखो मर्ज शॉर्ट पे डिवाइड कॉन्कर बेस्ड है, बाइनरी भी और क्विक शॉर्ट भी, तीनों ही आपके क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से बेस्ड है। ठीक है, बट जो आपकी 0-1 नैपसेट प्रॉब्लम है वो आपकी क्या है, एक डायनामिक प्रोग्रामिंग है, डायनामिक प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0-1 नैपसेट्स, जो डिवाइड कॉन्कर पे बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एन क्वीन प्रॉब्लम। देखो एन क्वीन प्रॉब्लम्स की इन्होंने पूछा है, अच्छा करेक्ट पूछा है। देखो सबसे पहले तो उन्होंने बोला 3 क्वीन होंगी तो 1 सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो जब भी आपकी एन क्वीन प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बैक ट्रैकिंग होता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या कहती है, कहती है अगर एन क्वीन होंगी तो एन इंटू एन का क्या होगा, आपका चेस बोर्ड होगा, और कोई भी दो क्वीन जो है सेम रो सेम कॉलम को शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, वो आता है होती है आपकी एन क्वीन प्रॉब्लम, कि आपके पास कुछ क्वीन है और जो एक डैश चैश बोर्ड है या फिर डैश बोर्ड है, क्वीन होंगी, वो क्वीन क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट तो करेंगी बट कभी भी जो क्वीन है वो सेम रो सेम कॉलम या फिर डायगनल कॉलम्स। ठीक है, सपोज करो ये आपका चेस बोर्ड है, तो क्वीन जो होंगी वो ना तो सेम रो ना तो सेम कॉलम और ना ही डायगनल में, इस तरह से क्वीन जो है आपस में मतलब इसको ब्लॉक्स को यूज़ नहीं करेंगे। वो होती है आपकी एन क्वीन प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब यहाँ पे एन क्वीन प्रॉब्लम अक्कर कब होती है, जब एन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 4 हो। ठीक है, तो जब आपके पास एन की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तब ये प्रॉब्लम अक्कर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि 3 क्वीन होंगी, या यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ क्वीन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 3 क्वीन 4 क्वीन, तो 3 और 4 क्वीन तो आपके यहाँ पे होती ही नहीं। ठीक है, मतलब एटलीस्ट एन ग्रेटर देन 4 क्वीन होंगी तभी आपका वर्क करेगा। दूसरा थर्ड है 5 क्वीन और 6 क्वीन। अब यहाँ से हो सकता है, उन्होंने कहा 5 क्वीन प्रॉब्लम हैज़ 2 सॉल्यूशंस एंड 6 क्वीन प्रॉब्लम हैज़ 4 सॉल्यूशंस। देखो जब सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करते हैं
तो अगर 5 क्वीन प्रॉब्लम होगी तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? उसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे कि जब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आती है वो कहती है कि जो आपका रोटेशंस है और जो आपका रिफ्लेक्शंस है, इन दो टर्म को ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे दो पोजिशन को यहाँ पे क्या कर देती है, वो स्किप कर देती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। यहाँ पे बोला 2 सॉल्यूशन, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है कि अगर 6 क्वीन होंगी तो वहाँ पे 4 सॉल्यूशन आ सकते हैं। और 4 सॉल्यूशन में क्यों आएंगे? क्योंकि दो जो होंगे सॉल्यूशंस वो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, स्किप करते हैं, वो एक्सक्लूड करते हैं दो को। जो आपका एक रोटेशन हो रही है और एक जो रिफ्लेक्शन हो रही है, वो जो कंडीशंस हैं उनको वो वहाँ पे क्या कर देता है, स्किप करता है, एक्सक्लूड कर देता है। इसलिए हमेशा 6 क्वीन के साथ 4 ही आपके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा एन क्वीन प्रॉब्लम्स का। और इसका सॉल्यूशन क्या, हम बैक ट्रैकिंग कर लेते हैं फिर। ठीक है, अगर इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस टाइप की तो फिर हम बैक ट्रैक करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो क्वीन होंगी, जो आपका चेस बोर्ड होगा, ये सपोज कर आपका चेस बोर्ड है, तो उन्होंने कहा क्वीन जो है ना तो सेम रो को शेयर करेंगे, ना सेम कॉलम को शेयर करेंगे, ना डायगोनल शेयर करेंगे। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, मतलब वापस पीछे चले जाते हैं और फिर हम अपनी क्वीन की पोजीशन देखते हैं वो कहाँ जाएगी। ठीक है, और सपोज करो एक क्वीन यहाँ पे है, दूसरी क्वीन यहाँ आने की सोच रही है। ठीक है, तो अगर वो यहाँ आई तो उसने देखा कि सेम रो को सेम रो शेयर हो रही है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगी, बैक ट्रैक करके वापस वहीं जाएगी जहाँ पे वो आई थी। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम अक्कर होती है। उसके सॉल्यूशन का क्या है, वो बैक ट्रैक कर लेती है। क्योंकि हमें पता है ना तो रो एक्स नो, ना तो वो रो शेयर करेंगी, ना कॉलम शेयर करेंगे, ना डायगनल्स। डायगनल्स से होते हैं, एक ये डायगनल से एक ये डायगनल से, इनको वो शेयर कभी नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे ऑप्शन होगा फोर्थ आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी हुफमैन कोड ऑफ फॉलोइंग करेक्टर्स इफ द करेक्टर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी आर गिवन। देखो यहाँ पे एक हुफमैन कोड गिवन है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने बोला 5 करेक्टर हैं ABCD और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, एक सेकेंड। इन्होंने कहा 5 करेक्टर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ठीक है, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 16 है, मतलब ए जो है 16 टाइम्स अक्कर हो सकता है। ठीक है, बी जो है, मतलब आपको एक कोड बनाना है। मैंने कोड क्या है, कोड बनाना है। कोड में क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे। तो उन्होंने कहा जो कोड बनेगा करेक्टर्स की हेल्प से, उसमें ये करेक्टर्स यूज़ होंगे। ठीक है, ABCDEF 5-6 जो करेक्टर्स है वो आप उनको यूज़ करके बना सकते हो। और सबकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि ए को आप 16 फ्रीक्वेंसी, मतलब 16 बार आप ए यूज़ कर सकते हो, बी को आप 5 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, सी को 12, डी को 17, ई को 10 और एफ को 25। मतलब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है कि आपको एक कोड बनाना है। ठीक है, और कोड जब आप बना रहे हो तो उस कोड के अंदर ये 6 करेक्टर्स होंगे ABCDEF, और सबकी फ्रीक्वेंसी है कि किस करेक्टर्स को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द हुफमैन ट्री है, तो एक ट्री बनाओ, द लेवल ऑफ द एज टू द लेफ्ट चाइल्ड इज 0 एंड एज ऑफ द राइट चाइल्ड इज 1। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब हमने इनका असेंडिंग ऑर्डर बनाया तो क्या बनेगा, पहले आएगा B5, बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, सॉरी बी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, पहले BE और उसके बाद आपका C, देन आपका A और D और F। ये आपकी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब उन्होंने बताया कि अगर आप, अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा 0, मतलब जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसको आप 0 असाइन कर दो और राइट चाइल्ड को आप 1 असाइन कर दो। ठीक है, ट्री बनाना है। सबसे पहले देखो ट्री कैसे बनता है। यहाँ पे हम हमेशा बॉटम टू टॉप पे ये अप्रोच को फॉलो करते हैं, बॉटम से हम टॉप पे जाएंगे ट्री बनाते बनाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे, अब देखो सबसे पहला फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, B आएगा, और उसके बाद आपका E आएगा। तो हम सबसे लास्ट में ये नोड बनाएंगे B और E वाली नोड। ठीक है, यही बनाएंगे। सबसे स्टार्ट बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो बॉटम हमारा क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी वाइज कौन है, B है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो B की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो मतलब सबसे कम उसी की है। तो हम क्या लेंगे, सबसे नीचे हम B को लेंगे, क्योंकि B हमने बिल्कुल कम टाइम्स यूज़ हुआ है हमारे कोड में। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम B को स्टार्टिंग में सारे भी पाँचों के पाँचों भी स्टार्टिंग में ही भर दे कोड के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले असेंडिंग में वो ये है, फिर सेकंड टाइम ये है सेकंड पे, और थर्ड पे आपका C है, फिर आपका फोर्थ पे E है, और फिफ्थ और सिक्स, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हमने B लिया, E लिया। अब B की फ्रीक्वेंसी में पता कितनी है, 5 है, और E की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे,
10 है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दोनों के करने से 15 आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरह से मतलब ट्री बनाते हैं, मतलब दोनों को मिला के हमारे पास 15 करेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 5 फ्रिक्वेंसी 5 टाइम्स बी यूज़ कर सकते हैं, 10 टाइम्स ई यूज़ कर सकते हैं, तो 15 टोटल होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे नेक्स्ट नोड कौन सी बना सकते हैं, 15 देखो। अब उसके बाद आपकी सी है, ठीक है। तो फिर हम किसको लेंगे, फिर हम यहाँ पे सी को लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे हम सी ऐड कर देंगे अब इसके साथ, ठीक है। क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी वाइज सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिया है, तो हम उसको जो कम फ्रिक्वेंसी है फिर ज़्यादा इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो सी हमने लिया। अब सी की और इसकी फ्रिक्वेंसी दोनों को मिला के, तो हमारे यहाँ पे इन दोनों की तो 15 हो गई थी, अब 12 और उसमें ऐड कर दें, तो यहाँ पे कौन सी फ्रिक्वेंसी बन गई आपकी, 27, ठीक है। 27 हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके देखो कौन सी है, नेक्स्ट है 4th नंबर पे आपकी ये 16 और है 17, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मतलब फ्रीक्वेंसी मैच भी करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। यहाँ पे देखो हमारी फ्रीक्वेंसी 27 है, लेकिन हमारे पास ए जो है 16 टाइम्स यूज़ हो रहा है और डी आपका 17 टाइम्स यूज़ हो रहा है। तो मतलब अलग से हम क्या बनाएंगे, हम 27 के साथ इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी फ्रिक्वेंसी जो है मैच नहीं हो रही। तो फिर हम यहाँ पे अलग से बनाएंगे ए की हम क्या लेंगे 16, और एक हमने नोड बना लिया यहाँ पे क्या डी, और डी की क्या होगी यहाँ पे 17, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों को बनाया, तो यहाँ से फिर हमने इन दोनों को अलग से इन दोनों को कंबाइन, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है मैच हो रही है थोड़ी सी, मतलब पास बिल्कुल क्लोज है ये, 16 उसके 17 उसके, तो दोनों को अलग से इनका एक नोड बनाया। तो यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, अब 16 और 17 को प्लस करके आपकी होगी 33, ठीक है। तो 33 आ गई, यहाँ पे 27 अभी रहता था, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 25। अब 25 किससे मैच हो रही है, किसके क्लोज है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के क्लोज है, 33 के क्लोज है या 27 के क्लोज है, क्योंकि अभी 27 वाली जो नोड है वो हमारे यहाँ पे ही रहे, ठीक है। तो फिर ये कौन सी के है आपकी, एक सेकंड दोबारा बना लेते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका बनेगा बी, फिर यहाँ पे आपका बना ई, ठीक है। बी और ई की फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 15 बनी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया सी, ठीक है। फिर इस लेवल पे हमने सी को ऐड किया, 12 थी इसकी, फिर हमने आगे जाके इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अलग से बना देते हैं ए की हमारे पास 16 है और डी की हमारे पास 17 है, ठीक है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे बनाई, तो यहाँ पे कितनी हो गई थी, 16 और 17 33 हो गया था। अब हमारे पास क्या है 25 आया, ठीक है। और याद रखना जब भी हम कोई नोड ऐड करते हैं इसमें, तो वो हम हमेशा लेफ्ट में करते हैं, ठीक है, मतलब उसको लेफ्ट में बनाते हैं। अब हमारे पास 25 है, अब 25 हम कहाँ ऐड करेंगे, हम यहाँ पे 25 को ऐड, मतलब एफ़ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। एफ़ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि 27 वाली फ्रीक्वेंसी है और 33 वाली है, तो 25 किसके क्लोज है, 27 के क्लोज, तो एफ़ आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से 25 और 27 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मतलब हम फ्रीक्वेंसी को जो क्लोजेस्ट फ्रीक्वेंसी है उनको सेम लेवल पे रख के और नेक्स्ट ऊपर वाले लेवल पे टॉप पे हम उसका क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एफ़ को रखा 25 को, तो 25 और 27 ऐड हो गया, कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमारे सारे करेक्टर्स यूज़ हो गए, ए बी सी डी ई एफ सारे हो गए। तो फिर हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने करेंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, मूवमेंट ट्री बन गया। हमने क्या किया, हर करेक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद हम टॉप बॉटम से स्टार्ट करते हुए गए। पहले बॉटम पे नोड बनाई, फिर नेक्स्ट लेवल पे उनको प्लस किया, फिर दूसरी कोई नोड ऐड की, फिर प्लस करके उनको मतलब उनका जो सम आएगा उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे किया। इस तरह से हमने ट्री बना लिया पूरा, ठीक है। और जो क्लोजेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम ऐड करते जाते हैं। तो अब देखो इन्होंने कहा था कि लेफ्ट चाइल्ड को 0 साइन कर दो, तो और राइट साइड को उसको 1 कर दो। देखो यहाँ पे इसने इसको 0 साइन किया, ये भी लेफ्ट चाइल्ड है 0 साइन किया, ये इसका राइट है तो इसको 1 असाइन किया, यहाँ पे इसका ये है इसको 1 असाइन किया, यहाँ पे एफ को 0 साइन किया, यहाँ पे इसको 1, फिर यहाँ पे ये 1 सॉरी यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। यही बोला कि जो भी लेफ्ट चाइल्ड बन रहे हैं ट्री में उनको आप 0 दे दो, और जो आपके राइट में बन रहे हैं उनको आप 1 दे दो, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 हर लेवल पे हमने 0 1 0 1 दे दिए। जो लेफ्ट चाइल्ड है वहाँ पे 0 और जो राइट है वहाँ पे 1, ठीक है। अब आप देखो ए, तो ए हमारा कब बनेगा, तो ए तक जाने के लिए हमें ये वाला रूट
ये वाला पाथ जो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ये वाला मतलब ये 0 और ये वाला 0, यही हुआ। तो मतलब एक ए की जो होगी, एक ए का जो कोड आपका होगा उसमें ए के लिए क्या यूज़ होगा आपका, ए के लिए आपका 0 0 होगा, ठीक है। मतलब ए तक जाने के लिए आप 0 0 को क्या कर सकते हो, कोड बना सकते हो, ठीक है। आप ए तक पहुंच जाओगे। उसके बाद हम बी के लिए देखते हैं। अब बी देखो कहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ तक आने के लिए हमें कैसे ट्रैवल्स करना पड़ेगा, हम पहले यहाँ राइट में आएंगे, फिर यहाँ राइट में आएंगे, फिर यहाँ राइट में आएंगे और फिर ये लेफ्ट में आएंगे, ठीक है। तो 1 1 1 0। तो बी का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 0, यही होगा। क्योंकि बी यहाँ पे आना है, आ रहा है, तो हम 3 बार राइट जाएंगे और फिर लेफ्ट आएंगे, ठीक है। अब हम सी के लिए देख लेते हैं। सी हमारा कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आने के लिए हमें पहले 1, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे 1, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है, ठीक है, ये इसका चाइल्ड है, यहाँ पे 27 का चाइल्ड है सी। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर क्या है 0। तो सी के लिए हम क्या करेंगे 1 1 0, ठीक है। देखो ये 1 और फिर ये वाला 1 और फिर इस 1 से ये वाला, ये जो एफ है ये 27 के लेवल पे है, ठीक है। तो मतलब एफ जो है सी का पेरेंट नहीं है, सी का पेरेंट कौन है, 27 है, ठीक है। तो हम पहले उस पेरेंट पे आएंगे फिर उसके चाइल्ड पे जाएंगे, ठीक है। अब सी, अब बचा डी। डी का कोड देखो क्या होगा, यहाँ से 0 और यहाँ पे ये 1, ठीक है। तो डी के लिए हमारा क्या कोड बन जाएगा, 0 और 1। अब बचा ई। ई हमारा यहाँ पे लास्ट में है, तो ई के लिए देखो 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1। तो ई के लिए हमारा क्या कोड रहेगा 1 1 1 1, 4 टाइम्स, ठीक है। अब बचा एफ। एफ के लिए देखो क्या रहेगा, ये 1 और ये यहाँ पे 0। यहाँ पे एफ था ना, एफ का किसका पेरेंट था, सॉरी एफ का पेरेंट कौन था, 52 था। तो पहले 52 पे गए, 1 ट्रैवर्स हुआ, फिर 52 से एफ पे गए तो 0। तो एफ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे होगा 1 और 0, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, उपमेन कोड बन गया, ठीक है। पहले हमने एक ट्री बनाया, फिर ट्री से हमने कोड बनाया। तो ए के लिए हमारा कोड क्या होगा 0 0, बी के लिए 1 1 1 0, सी के लिए 1 1 0, डी के लिए 0 1, ठीक है। और ई के लिए ये वाला 4 टाइम्स 1 और एफ के लिए 1 0, ठीक है। अब आपने कोई भी सपोज को लेटर लिखा है, ठीक है, मान लो आपने कोई भी सॉरी वर्ड लिखा है, तो उस वर्ड में आपको सिर्फ वर्ड किससे बनाना है, ए बी सी डी ई एफ से बनाना है, ठीक है। उनके कोड ये होंगे। तो ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है 0 0, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 1 1 4 टाइम्स 1, तो इसका मतलब यहाँ पे ए है, उसके बाद ये ई है ना। इस तरह से हम कोड बनाते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखो आंसर क्या रहेगा, ए है 0 0, बी है 1 1 0। देखो फर्स्ट ऑप्शन में ए 1 1 है, ए 1 1 है, दोनों में ए 1 1 है, तो दोनों ही कैंसिल हो गए ए और बी। अब सी में देखो ए 0 0 है, बी 1 1 1 0 है। अच्छा ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, देखो एक सेकेंड, देखो ये ऑप्शन तो दोनों ही हमारे कैंसिल हो गए क्योंकि ए हमारा 0 0 आया था। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया है, तो मतलब इसका आंसर यही है, सी वाला ही है। तो डी भी मतलब यही सेम लिखा गया, प्रिंटिंग मतलब मिस टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। तो डी में शायद यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे शायद 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा कि ए 0 0, बी क्या होगा 1 1 1 0, सी होगा 1 1 0, डी होगा 0 1, ई होगा 4 टाइम्स 0 सॉरी 4 टाइम्स 1 और एफ होगा आपका 1 0। तो आपका जो आंसर नंबर सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a branch of computer science by which we can create intelligent machines that can behave like a human, ठीक है। मतलब मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है तो वो आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फॉर्म्ड सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखो आपकी जो इन्फॉर्म्ड सर्च होती है वो आपकी ह्यूरिस्टिक सर्च होती है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है, जिसमें क्या होता है पूरी की पूरी सर्चिंग करने के लिए आपको पूरा पहले गाइड किया जाएगा, ठीक है। पूरा गाइड किया जाएगा कि आपको कैसे कैसे सर्च करना है। उसके बाद जो बेस्ट सॉल्यूशंस होगा वो वहाँ पे क्या होगा, वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे गाइड करके ही आपको मतलब सर्चिंग वहाँ पे हम करते हैं। होलिस्टिक सर्च वही होता है, इन्फॉर्म्ड सर्च भी वही होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड सर्च में कहते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है सर्चिंग की, ठीक है। आपको मतलब पूरा पता है कि सर्चिंग कैसे कैसे करनी है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से आपको गाइड किया जाता है, फिर आप सॉल्यूशन पे जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, उसमें से आप बेस्ट सॉल्यूशंस को क्या करते हो, आप चूज़ करते हो, ठीक है। वो आपका होता है इन्फॉर्म्ड सर्च या फिर ह्यूरिस्टिक सर्च। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सर्चिंग कर रहे हो, मतलब कहीं कहीं ऐसे ही ढूंढ रहे हो, नहीं, पूरा एक तरह से गाइड किया जाता है कि आप पहले इस लेयर पे जाओ, फिर इस लेयर पे जाओ, फिर इस लेयर पे, मतलब लेयर टू लेयर आप सर्चिंग करते हो और आपको पूरा मतलब गाइड किया जाता है उसके लिए, वो होता है आपका ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रीडी सर्च एंड ए स्टार सर्च आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये भी आपके क्या है, ह्यूरिस्टिक सॉरी इन्फॉर्म सर्च का ही पार्ट है, इसके एग्जाम्पल है। इन्फॉर्म सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च के एग्जाम्पल है ग्रीडी सर्च और ए स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की का गोल पूछा है, टू रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, टू सोल्व द नॉलेज इंटेंसिटी। बिल्कुल दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ही इसके गोल हैं कि ह्यूमन की तरह ही, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही वर्क करना, ठीक है। और दूसरा कोई भी नॉलेज है उसको उसको मतलब क्या करना, सोल्व करना, मतलब जो भी टास्क होगा आपको उसको आप नॉलेज बेस्ड मतलब नॉलेज से क्या करते हो, उसको सोल्व करते हो। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट द रिसीवर मस्ट बी एबल टू प्रूव दैट द रिसीव्ड मैसेज हैज़ कम फ्रॉम ए स्पेसिफिक सेंडर। अच्छा, इन्होंने बोला कि रिसीवर को मतलब रिसीवर ये प्रूव कर सकता है पूरा पूरा कि ये मैसेज कहाँ से आया है, ठीक है, मतलब इसका सेंडर कौन है, ठीक है, ओरिजिनेट्स कहाँ से हुआ है मैसेज। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, देखो इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि आपका, एक सेकेंड, हाँ, इंटीग्रिटी क्या होता है कि आपका जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशंस है या फिर जो आपका डेटा है वो क्या है, बिल्कुल वैलिड या करेक्ट है, मतलब करेक्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है, वो इंटीग्रिटी होता है, ठीक है। प्राइवेसी क्या होती है, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है मतलब उसको मेंटेन करना, ठीक है, सिक्योरिटी मतलब डेटा की, उसको हम प्राइवेसी बोलते हैं। ऑथेंटिकेशंस क्या होता है कि ऑथेंटिक मतलब पहले मतलब यूज़र की ऑथेंटिकेशन चेक होती है कि जो यूज़र वो कर रहा है, लॉग इन कर रहा है, वो मतलब ऑथेंटिक यूज़र है, ठीक है। तो नॉन रेपुटेशंस क्या होता है, नॉन रेपुटेशंस क्या होता है कि भाई रिसीवर को पता है, रिसीवर ये चीज़ प्रूव कर सकता है कि ये मैसेज कहाँ से आया है। इट मीन्स जो सेंडर है वो डिनाई नहीं कर सकता। कई बार ऐसा नहीं होता, कोई किसी को मतलब ऐसा कुछ मतलब मैसेज भेज देता है, फिर वो कहता है मैंने नहीं करा, तो मतलब रिसीवर प्रूव कर सकता है इस चीज़ को कि ये मैसेज आपसे ही आया है, ठीक है। मतलब रिसीवर को पूरे की पूरी मतलब 100% श्योर होता है वो कि ये इसका सेंडर, मैसेज का सेंडर कौन है, मतलब उसको सेंडर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन रेप्यूटेशंस। मतलब जो सेंडर है वो डिनाई नहीं कर सकता ये मैसेज मैंने भेजा है, इस बात के लिए वो डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड वाज डिजाइंड बाय, अच्छा DES है, तो ये इसने किसने डिज़ाइन किया था, ये आपके, एक सेकेंड, हाँ, ये आपके IBM ने डिज़ाइन किया था। इससे रिलेटेड कुछ की होती हैं, हर इसमें क्या होता है, ये एक डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं ये, ठीक है, मतलब डेटा को जब आप इनक्रिप्ट करते हो तो किस की से की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा है पहले वीडियो में, आप उसको भी देखना। एक आपके पास मैट्रिक की होती है, एक एसिमेट्रिक की होती है। इस मैट्रिक की के अंदर आपके DES AES ये स्टैंडर्ड आते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये सब मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख लेना, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि जो आपका DES स्टैंडर्ड है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, उसमें कितने बिट की आपकी की होती है, ठीक है, ये आप कमेंट में करोगे, कमेंट बॉक्स में बताना कितनी की यूज़ होती है, AES में कितनी की यूज़ होती है और DES में कितनी होती है, ठीक है। मतलब जब आपका डेटा इनक्रिप्ट होता है तो कौन सी की से होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स होती हैं की में, तो वो आपको बताना है, तो इसका आंसर रहेगा IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा विच इज़ टू बी इनक्रिप्टेड एट द सेंडर साइट इज़ नोन एज डैश एंड द इनक्रिप्टेड डेटा इज़ नोन एज, देखो जब डेटा सेंडर साइड पे क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, ये भी मैंने कई बार बताया है, इसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। और जब इनक्रिप्टेड डेटा, इनक्रिप्ट होने के बाद जब डेटा आपका मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, चिपर टेक्स्ट, यही होता है। मतलब आपका जो ओरिजिनल मैसेज है उसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, और जो आपका इनक्रिप्ट होने के बाद जो मैसेज होता है उसको हम चिपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक द सेम की इज यूज बोथ पार्टीज, बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले बताई। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक या फिर सीक्रेट की में क्या होता है, एक ही की से क्या होता है, डेटा इनक्रिप्ट भी होता है, सेम की से डेटा डिक्रिप्ट होता है, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक की का कंसेप्ट है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, कि सेम की से इनक्रिप्शन हुआ और उसी सेम की से डिक्रिप्ट होगा डेटा, ठीक है। अब इसकी क्या डिसएडवांटेज थी, डिसएडवांटेज के अंदर क्या आई कि भाई जिस की से डेटा यूज़ हुआ है
सॉरी इनक्रिप्ट हुआ है उससे डिक्रिप्ट होगा, तो की भी तो रिसीवर साइड पे पता होनी चाहिए ना। सेंडर एक की के साथ डेटा इनक्रिप्ट करके क्या करता है, सेंड करता है रिसीवर को। अब रिसीवर उसको डिक्रिप्ट जब भी कर पाएगा जब वो सेंडर वाली जो की है जिससे उसने इनक्रिप्ट किया वो उसको मिलेगी, ठीक है। तो फिर क्या करता है, वो डेटा के साथ की भी भेजेगा, क्योंकि सेंडर सपोज करो इंडिया में है, रिसीवर यूएसए में है, तो ऐसा तो नहीं है वो जाके बता के आएगा उसको कि ये वाली की है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको की भी साथ में भेजनी पड़ेगी। और जब उसने की ही साथ भेज दी डेटा के साथ, डेटा के साथ की ही आपके नेटवर्क पे जा रही है, घूम रही है, तो क्या वो डेटा सिक्योर रहा, क्या वहाँ पे इंक्रिप्शन का कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। तो ये आपकी क्या थे, जो आपकी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी थी उसके अंदर ये डिसएडवांटेज थी, उसी को ओवरकम किया एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इन्होंने कहा डिफरेंट की यूज़ करेंगे हम, कि एक की से हम डेटा इनक्रिप्ट करेंगे और एक की से हम डेटा डिक्रिप्ट करेंगे, दोनों ही डिफरेंट की होंगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या कहा, हर सेंडर और रिसीवर के लिए दो की असाइन कर दी, एक उसकी प्राइवेट की होगी, एक उसकी पब्लिक की होगी, ठीक है। और इसी तरह से रिसीवर की भी अपनी प्राइवेट की होगी और अपनी पब्लिक की होगी, ठीक है। तो जो आपकी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है इस टॉपिक में भी। तो देखो जो आपकी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या कहता है कि जो सेंडर है, ये रिसीवर है, इसके पास भी अपनी प्राइवेट की है और एक इसके पास इसकी अपनी पब्लिक की है, ठीक है। इसके पास भी अपनी प्राइवेट की है और इसके पास अपनी पब्लिक की भी है, ये है, ठीक है। अब इसने कहा डेटा इनक्रिप्ट होगा एक अलग की से और डिक्रिप्ट होगा अलग की से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सेंडर है डेटा सेंड करना चाहता है रिसीवर को, तो वो कौन सी की से क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। तो सोचने वाली बात है, चार केस आपके बनेंगे, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक, कि या तो सेंडर क्या करे अपनी प्राइवेट की से डेटा इनक्रिप्ट कर दे, या अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करे, या रिसीवर की प्राइवेट की से करे, या फिर रिसीवर की पब्लिक की से करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब वो आएगा आपका, देखो अगर वो अपनी प्राइवेट की से, देखो प्राइवेट की क्या होती है, सबकी अपनी होती है प्राइवेट, मतलब वो सबको नहीं पता होती, सबकी अपनी एक सीक्रेट की होती है प्राइवेट की, ठीक है। पब्लिक की क्या होती है, सबकी पता होती है सबको, मतलब पब्लिकली सब जानते हैं, ठीक है। सेंडर की पब्लिक की सबको पता है, रिसीवर की पब्लिक की सबको पता है, जो मतलब पब्लिकली सबको पता है वो होती है पब्लिक की। तो अगर सेंडर अपनी प्राइवेट की से डेटा इनक्रिप्ट कर देगा, अपनी से ताला लगाएगा, तो फिर वो किससे, वो ताला खुलेगा किससे, कोई नहीं खोल सकता फिर उस ताले को। अगर मैंने अपनी पर्सनल की से डेटा लॉक कर दिया डेटा, तो मेरी पर्सनल की से ही वो क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता वो अपनी प्राइवेट से क्या करे, डेटा इनक्रिप्ट करे। अगर वो अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है डेटा को, ठीक है, तो अब उसकी पब्लिक की तो सबको पता है, रिसीवर जिसको वो डेटा भेजना चाहता है उसको तो पता है ही, साथ में नेटवर्क में अगर और भी जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी होस्ट हैं साथ में, उन सबको पता है सबके पब्लिक की, ठीक है। तो जब वो अपनी पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट करके भेजेगा, तो क्या वो सिक्योर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी उसकी पब्लिक की तो सबको पता है, सबको पता है कि इस की से क्या हुआ, लॉक हुआ है, और वो की उसका जो है की है सबके पास है वो वाली की, तो सब उसको अनलॉक कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे प्राइवेसी रही नहीं, ठीक है, सिक्योरिटी डेटा की नहीं रही। अब बात करते हैं प्राइवेट की। अगर रिसीवर की प्राइवेट की से सेंडर क्या करे, डेटा इनक्रिप्ट करे, तो क्या सेंडर को रिसीवर की प्राइवेट की पता होगी, नहीं पता होगी, क्योंकि सबकी प्राइवेट की सीक्रेट होती है। मुझे मेरी प्राइवेट की पता है, सबको अपनी अपनी प्राइवेट की पता है, किसी को किसी की प्राइवेट की नहीं पता, तो वो प्राइवेट की से भी इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रिसीवर की प्राइवेट की सिर्फ रिसीवर को ही पता है। अब बात करते हैं पब्लिक की। हाँ, वो रिसीवर की पब्लिक की से क्या कर सकता है, डेटा इनक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, रिसीवर की पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट कर दिया, और रिसीवर क्या करेगा, उसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जब हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं तो किस की से डेटा किस की से डेटा इनक्रिप्ट होता है और किस की से डेटा डिक्रिप्ट होता है। तो रिसीवर की पब्लिक की से डेटा क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है, और रिसीवर की प्राइवेट की से डेटा डिक्रिप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये मैंने आपको पूरा ही टॉपिक बता दिया, मतलब मेन मेन जो भी पॉइंट्स थे, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं सिमेट्रिक की में क्या होता है, एसिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या डिसएडवांटेज थी, एसिमेट्रिक आया, और एसिमेट्रिक की में किस किस की से आप जो है डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हो, ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि अगर आप प्राइवेट से डेटा इनक्रिप्ट कर रहे हो ना, तो वो डिक्रिप्ट किसी पब्लिक की से होगा, किसी पब्लिक से इनक्रिप्ट कर रहे हो तो डिक्रिप्ट मतलब डिफरेंट से होगा। प्राइवेट से इनक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक से डिक्रिप्ट होगा, पब्लिक से इनक्रिप्ट हुआ है तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। वो आपका एसिमेट्रिक में होता है। यहाँ पे हम सिमेट्रिक की ही बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक द सेम की इज यूज, बिल्कुल ठीक है, सेम की दोनों पार्टी सेम की को फॉलो करती हैं।
सेकेंड है इन सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन इज इनवर्स ऑफ द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखो सेम ही की से हो रहा है ना, तो एक की से क्या किया, इज द इनवर्स ऑफ द, सॉरी एक सेकेंड, इन द सीक्रेट की एल्गोरिथम यूज्ड फॉर द इंक्रिप्शन इज द इनवर्स ऑफ द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर डिक्रिप्शंस। नहीं, ये यहाँ पे गलत है यहाँ पे, ठीक है। देखो इन्होंने कहा वो तो सेम की यूज़ होती है ना, इन्होंने कहा अगर इंक्रिप्शंस के लिए द एल्गोरिथम यूज फॉर इंक्रिप्शन इज द इनवर्स ऑफ द एल्गोरिथम यूज फॉर डिक्रिप्शंस, मतलब एल्गोरिथम का इनवर्स होगा। जो प्राइवेट और पब्लिक की बात हुई है तो यहाँ ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, तो ओनली वन यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिलीट एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज टू डिलीट। जो आपकी डिलीट कमांड होती है वो आप सबको पता है, डिलीट कमांड सिंगल और मल्टीपल्स रो को, टपल्स को क्या करते हैं, डिलीट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शनल स्टेटमेंट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल में ऑप्शनल स्टेटमेंट क्या होती है, देखो एसक्यूएल में सेलेक्ट, कभी भी हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो सेलेक्ट जरूर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फ्रॉम भी लिखते हैं कि कहाँ से आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, और सेलेक्ट कहाँ से कर रहे हो, कौन से टेबल से कर रहे हो, फ्रॉम टेबल का नेम बताता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला ऑप्शनल पूछा है तो ऑप्शनल आपका वेयर होता है। कई बार क्या होता है आप कंडीशन ना भी बताओ तो भी आपकी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। और अगर आप कंडीशन दे देते हो तो वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आपकी जो आउटपुट होती है वो रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट और फ्रॉम तो आपके क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं सिलेक्ट की क्वेरी में, बट वेयर आप ऑप्शनल्स हैं। अगर आप कंडीशन देना चाहते हो तो आप वेयर क्लोज लगा दो, अदरवाइज आप मत लगाओ। तो सेलेक्ट और फ्रॉम से भी आपकी क्वेरी बन जाती है और एग्जीक्यूट भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स की बात की है। फर्स्ट उन्होंने बोला एसक्यूएल डेटाबेस आर वर्टिकली स्केलेबल, नॉन एसक्यूएल डेटा, नो एसक्यूएल डेटा हॉरिजॉन्टल। तो देखो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फॉल्स पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, नाइदर वन और टू, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है कि जो आपका एसक्यूएल है वो वर्टिकली वर्क करता है और जो नॉन एसक्यूएल होता है वो हॉरिजॉन्टली करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका होता है मोंगोडीबी, ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा आपका, मोंगोडीबी होता है। ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ये आपके क्या है, एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस, सॉरी एसक्यूएल बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। और नॉन एसक्यूएल बेस्ड आपका कौन सा है, मोंगोडीबी, ठीक है। तो फिर आज ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। और आपका बस कल का दिन है, रिवीज़न करो। और जो हमारी जो PYQ की सीरीज़ है उसमें भी हमने कम से कम यूँ लगा लो 700-800 क्वेश्चन हम कर चुके होंगे, और वो सारे क्वेश्चन PYQ हैं जो भी किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं, या वो DSSB के हैं, मोस्टली DSSB के ही हैं, TGT PGT के, ठीक है। और बाकी भी कुछ नेट वगैरह के भी क्वेश्चन है उसमें। तो यूँ लगा लो 700-800 क्वेश्चन हम इस PYQ सीरीज़ में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप रिवाइज़ करो जितना आप कर सकते हो इस टाइम पे, कुछ भी नया मत पढ़ो, रिवीजन करो जितनी आप कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट में बताना आपका जो एग्ज़ाम है परसों वो इवनिंग में है, मॉर्निंग में है, कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल करते हैं फिर, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।